नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल हमास की लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस का एक प्रस्ताव खारिज हो गया है। रूसी प्रस्ताव में दोनों पक्ष के बीच संघर्ष में नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा की गई थी, लेकिन हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हमास के इजराइल पर अचानक हमले में लगभग 1400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और ये लोग इजरायली बताए जा रहे हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के निजी नरसंहार के बाद सबसे गंभीर यहूदी नरसंहार था। 15 सदस्यों वाले यूएनएससी में रूसी प्रस्ताव पर 4 देश यानी कि चीन, यूएई, मोजाम्बिक और गैबोन ने अपनी सहमति जताई, जबकि 4 सदस्य देश यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने रूसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। अन्य 6 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। यूएनएससी में किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए कम से कम 9 देशों के समर्थन की जरूरत होती है। गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद अब फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में जिन इजरायली नागरिकों को किडनैप किया गया था, अब हमास ने उसमें से एक 21 साल की लड़की मिया शेम का वीडियो जारी किया है। इस ब्लैकमेलिंग वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डरी सहमी लड़की कह रही है कि गाजा में वो बिल्कुल ठीक तरह से है। लड़की का ये भी दावा किया जा रहा है लड़की के द्वारा कि हमास उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह के वीडियो जारी कर हमास दुनिया भर में ये साबित करना चाह रहा है कि वो बंधकों का पूरी तरह से ख्याल रख रहा है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। हालांकि इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर भी देखा जा रहा है। भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता नसीम रूबिन ने कहा कि हमास हमले के बाद इजराइल को समर्थन देने वाले बयान के लिए यहूदी समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। यहूदी नेता नसीम रूबिन ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। पीटीआई से बात करते हुए वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी यहूदी समिति के एशिया प्रशांत संस्थान के सहायक निदेशक रूबिन ने ये भी बताया है कि देश के अन्य निवासियों की तरह इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय भी हमास के क्रूर हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को अपने इजरायली समकक्ष यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू से ये कहा था कि भारत के लोग इस कठिन समय में उनके देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की थी। इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिनों से जंग जारी है और अब तक दोनों ओर से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन के 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो इजराइल के 1400 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 14000 से ज्यादा लोग घायल है। इजराइल के मुताबिक उसके 199 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा युद्ध में अब तक 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस लड़ाई का असर भारत में भी हुआ है। कई राजनीतिक दल और संगठन जंग को लेकर अपने अपने तर्क देने में जुटे हुए हैं। कोई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन का समर्थन। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने मामले के फैसले लेने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सीजेआई ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समलैंगिक लोगों के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालत को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून की व्याख्या अदालत कर सकता है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बार फिर न्यूज क्लिक के समर्थन में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में देश के अलग अलग हिस्सों से पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान न्यूज क्लिक के पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता भी शामिल रहे। इस प्रदर्शन का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। द हिंदू के पत्रकार और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी जिग्नेश ने भी यहां पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की कार्रवाई न सिर्फ पत्रकारों पर हमला है, बल्कि ये पत्रकारिता के प्रोफेशन पर भी हमला है। वहीं परंजॉय गुहा ने कहा कि सरकार विरोध करने वाले पत्रकार को डराना चाहती है ताकि कोई उससे सवाल ना पूछे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए पत्रकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मौजूद खतरे को लेकर हमसे अपने अनुभव भी यहां पर शेयर किए हैं। बता दें कि 9 पत्रकार संगठनों ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मीडिया कर्मियों के खिलाफ कठोर कानून का उपयोग करने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया।
कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों को फोकस में रखा गया है। पार्टी ने इस बार राज्य में फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसमें सबसे खासा वादा ये है कि आईपीएल का टीम बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को जारी रखा जाएगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा गया है कि शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिनों के मिजोरम दौरे पर है। दौरे के दौरान दूसरे दिन यानी कि मंगलवार 17 अक्टूबर को राहुल ने मिजोरम के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस चाहता है कि देश एक विचार यानी कि आइडियोलॉजी और एक संगठन से चले। हम इसका विरोध करते हैं। हम विकेंद्रीकरण पर विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा मानती है कि सारे फैसले दिल्ली में होने चाहिए। भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि मिजोरम दौरे में राहुल गांधी की जनता खास तौर पर युवाओं को साधने का प्रयास किया गया है। पहले दिन जनसभा के बाद राहुल ने शाम को आइजॉल में युवाओं से सीधा संवाद किया था। वहीं राहुल के आइजॉल पहुंचते ही कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा की 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मंगलवार को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हैदराबाद के गन पार्क से हिरासत में लिए गए हैं। रेवंत रेड्डी को जब पुलिस ले जा रही थी तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर उन्होंने जुल्म बंद करो पुलिस के नारे लगाए। वहीं हिरासत में जाने से पहले रेवंत रेड्डी ने भी पुलिस जुल्म बंद करो का नारा लगाया। तेलंगाना चुनाव को लेकर यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि तेलंगाना में पूरे राज्य में 30 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। इधर आयकर विभाग ने मंगलवार की सुबह यूपी के कुछ शहरों में छापेमारी की है। अभी तक गोरखपुर और वाराणसी के कई सराफा कारोबारियों के यहां ये छापेमारी की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के घंटाघर की गोपी गली में हनी ज्वेलर्स नाम के एक प्रतिष्ठान पर यह छापेमारी चल रही है। वहां आयकर की संयुक्त टीमों की छापेमारी की जा रही है। गोरखपुर में इनके 3 प्रतिष्ठान हैं। एक प्रतिष्ठान गोरखनाथ क्षेत्र में है। ये थोक के बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। वाराणसी और पटना में भी इनके प्रतिष्ठान हैं। गोपी गली में सराफा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर मौजूद आयकर टीम कागजात और अन्य ब्यौरों को खंगाल रही है। एक टीम कारोबारी के घर भी पहुंची है। आयकर छापेमारी की सूचना से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार पुलिस ने पहली बार किसी सिपाही की हत्या कर भाग रहे 2 अपराधियों को कुछ ही घंटों के अंदर मार गिराया है। राजधानी पटना के सबसे निकटवर्ती वैशाली जिले में बैंक शाखा के पास लूट की वारदात को अंजाम दे रहे अपराधियों को रोकने पर सिपाही को सीने पर गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके कुछ ही घंटे के बाद अपराधियों के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सामने आई। इन 2 अपराधियों को भीड़ ने भागते हुए पकड़ा था। दोनों पुलिस की गिरफ्त में भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों की जान चली गई। सिपाही की हत्या के कुछ ही घंटे के अंदर 2 अपराधियों का एनकाउंटर किए जाने को लोग बिहार पुलिस में यूपी के योगी मॉडल की एंट्री की बात कर रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी मृगांक मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। मृगांक को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि दुबई से उनके आने की सूचना पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मुंबई में चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई हुई है। मिश्रा पर महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों को घोटाले से उत्पन्न धन को इधर उधर करने के लिए सैकड़ों संदिग्ध बैंक खाते खोलने के मदद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि मृगांक को बाद में राजस्थान के एक पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया है, जहां उस पर महादेव ऐप मामले से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला चल रहा है।
बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। ओसामा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और उसके दोस्त एक कार से कोटा जिले में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ओसामा और उसके दोस्त सैफ और वसीम को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद रामगंज मंडी इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट से तीनों पहले हिरासत में लिए गए थे। थाना प्रभारी मनोज बेरवाल ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के बाद शाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है और आज ही उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तीनों ने ये कहा कि वो दिल्ली में रजिस्ट्रार गाड़ी से दिल्ली से गोवा जा रहे थे। पुलिस ने इनके दावे की पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल और अल्फाबेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ सुंदर पिचाई से डिजिटल माध्यम से बातचीत की है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी सेंटर की दिग्गज कंपनी गूगल की भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार में भाग लेने की योजना पर चर्चा की। बता दें कि नई दिल्ली में दिसंबर में भारत द्वारा आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी और गूगल के सीईओ के बीच ये चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने गूगल और आने वाले एआई समिट में ग्लोबल पार्टनरशिप में योगदान देने के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया है। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन होने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिससे 200 से अधिक वाहन वहां फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि ऊंचाई वाले इलाके से बर्फबारी और जम्मू क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहने के कारण यहां शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र 270 किलोमीटर लंबा राजमार्ग कैफेटेरिया मोड़ क्षेत्र के दलवास और मेहद में भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से और रामबन जिले के त्रिशूल मोड़ इलाके में पत्थर गिरने से अवरुद्ध हो गया है।